नमस्कार मित्रों, सक्सेस और यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जो एक नई मुहिम हमने शुरू की थी ऑल कंपटीशन के लिए, जहां रीट, टेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, एलडीसी, हाई कोर्ट, ग्रुप डी, इन सब के लिए एएसआई, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, जहां हमने शुरू किया था पहला ही चैप्टर वर्ण विचार। और वर्ण विचार मैंने बताया था इस वीडियो में या इस टेस्ट सीरीज में, जो वर्ण विचार या प्रत्येक टॉपिक के दो बातें शामिल होंगी। पहली बात, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने मेरे हिसाब से बनाए हैं, मुझे जो महत्वपूर्ण लगे हैं, या फिर इधर उधर की पुस्तकों से शामिल किए हैं। और दूसरी बात उसमें शामिल होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस तरह से लगभग 100 से अधिक प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से शामिल यहाँ इस वीडियो में या इस टेस्ट सीरीज में शामिल होंगे, और फिर इन प्रश्नों के सहारे उस टॉपिक को तैयार किया जाएगा। अब तक ये मेरा अनुभव भी रहा है कि जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आते रहे हैं, इनसे बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए ध्यान से देखें, थोड़ा धैर्य दिखाएं। हो सकता है क्योंकि इन प्रश्नों की जो व्याख्यात्मक तरीके से, क्योंकि मैं केवल उत्तर नहीं बताऊंगा, उत्तर तो सामने लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी व्याख्या के साथ कि किस तरह से प्रश्न अटेम्प्ट किया जाना चाहिए और किस तरह से किसी प्रश्न को पढ़ते समय क्या क्या बातें ध्यान रखी जानी चाहिए, ताकि उस प्रकरण पर अच्छी तरह से पकड़ बनाई जा सके। तो सबसे पहले हम, क्योंकि 30 प्रश्न कल हम देख चुके थे पिछले वीडियो में, तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो भी इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। प्रश्न संख्या 31, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? शब्दकोश इसके बाद में अलग से टॉपिक है, फिर भी क्योंकि ये वर्ण विश्लेषण से ही शब्दकोश तैयार किया जाता है, तो यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। श्रद्धा शब्द, सबसे पहले जो श्रद्धा शब्द है, तो श्रेय शब्द का हम वर्ण विश्लेषण करें। पूरे श्रद्धा शब्द का ही वर्ण विश्लेषण कर लिया जाना चाहिए। श्रद्धा शब्द का वर्ण विश्लेषण होगा, श्रेय जो शब्द है वो श के नीचे हलंत, फिर रे के नीचे हलंत और फिर ए। इसके बाद में यहाँ जो 4 ऑप्शन है, शासन, शौर्य, श्याम और श्रमिक। उत्तर हालांकि श्रमिक है, लेकिन क्यों है उसको हम देखें। शासन जो शब्द है उसमें उसका जब वर्ण विश्लेषण करेंगे श प्लस आ। अब आप यहाँ देखें, यहाँ भी स है और यहाँ भी स है, ये दोनों कॉमन है इसलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ रे है और यहाँ है आ। तो आ जो है वो स्वर है और ये व्यंजन है। स्वर हमेशा पहले सिखाया जाता है, रे बाद में सिखाया जाता है किसी भी बच्चे को जब हम सिखाते हैं वर्णमाला। इसका मतलब ये जो शासन शब्द है ये पहले आएगा, श्रद्धा बाद में आएगा। प्रश्न पूछा है शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो श्रद्धा इस शासन के तो बाद में आएगा। इसी तरह से आप शौर्य का भी जब टुकड़ा करेंगे, वर्ण विश्लेषण करेंगे, स प्लस औ, तो वो भी स्वर हो गया तो वो भी पहले आएगा। श्याम, स के बाद में जब श्याम का वर्ण विश्लेषण करेंगे, देखें आप, श्याम का वर्ण विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले आएगा श, फिर आएगा ये के अलंत और फिर आ। जबकि श्रमिक शब्द में, इसमें माफ कीजिएगा, माफी चाहूँगा, तकनीकी खामी, या यूँ समझे मेरी जो उंगली है वो गलत जगह लग गई। देखें, जो श्रद्धा शब्द है, श्याम शब्द में स के नीचे अलंत और फिर ये आ, जबकि श्रद्धा शब्द में श्रद्धा का टुकड़ा होगा, वर्ण विश्लेषण होगा स प्लस रे प्लस ए। तो श दोनों जगह कॉमन हो गए। फिर आगे बढ़े तो ये और रे में से पहले ये सिखाया जाता है, रे का नंबर बाद में आता है। इसका मतलब श्रद्धा श्याम से पहले नहीं बाद में आएगा। इस तरह से केवल हमारे पास श्रमिक शब्द बचा है। श्रद्धा में श्रेय, श्रमिक में भी श्रेय, और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो श्रमिक में मैं आ जाता है पहले,
जबकि श्रद्धा में द आता है। अब हम देखें कि श्रद्धा द और में से पहले कौन सा वर्ण सीखा जाता है। त थ द द न ये पहले आता है, प फ ब ब म ये बाद में आता है। इसका मतलब ये श्रमिक से पहले आएगा श्रद्धा, इसलिए श्रमिक इसमें उत्तर है। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? ये आरपीएससी का प्रिय प्रश्न है। ज्ञ जो शब्द है इसका वर्ण विश्लेषण होता है जय प्लस य, उसके अलंत और फिर आगे ए। वास्तव में ये ज्ञ नहीं है, हम इसका उच्चारण ज्ञ करने लग गए, इसका उच्चारण है जै। यदि बाबा रामदेव के आप प्रवचन सुनेंगे तो वो बोलते हैं ज्ञान विज्ञान की बातें, ज्ञान विज्ञान न बोल करके ज्ञान विज्ञान की बातें, तो इसका उच्चारण भी जय है। तो जय होने के कारण से ये इसमें उत्तर होगा ब, च वर्ग के वर्णों में, च छ जय। तो च वर्ग के साथ उसके पश्चात च छ, इसके पश्चात जय आने के कारण से ज्ञान शब्द वहाँ मिलेगा। हिंदी शब्द को उसमें क्षय वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो क्षय का वर्ण विश्लेषण होता है क प्लस से और उसके बाद में ए, इसलिए ये क अर्थात ए विकल्प में इस वर्ण के बाद आएगा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे बाद में कौन सा शब्द मिलेगा? 4 शब्द है अपने पास। कंचन जिस पर कै पर अनुस्वार का प्रयोग है, क्या शब्द में आधा कै है सबसे पहले, कृपा शब्द में कै के नीचे री है, और एक शब्द है कमल जिसमें केवल कै है। हम केवल प्रथम वर्ण का वर्ण विश्लेषण करके देख लेते हैं। इसमें कमल में है कै प्लस ए, कंग उसमें है कै प्लस ए प्लस अनुस्वार यानी बिंदी, बिंदी को अलग से लिखना है। इसमें है आधा कै और आप देखें क्या जो शब्द है आधे कै के बाद में है यह। कृपा शब्द में कै के नीचे अलंत और उसके बाद में री। अब हम देखते हैं चारों ही जगह आधे कै है, इसलिए यहां से इनका निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन सा पहले आएगा। तो हम दूसरे नंबर की ओर बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर यहां है यह, यहां है री, यह और री, और यहां दूसरे नंबर पर है ए। कमल में भी दूसरे नंबर पर ए। तो निश्चित बात है ए के बाद में यह और री सिखाए जाते हैं, इसलिए ये दो तो हो ही नहीं सकते। सबसे पहला कौन सा आएगा? माफ कीजिएगा, पूछा है सबसे बाद में कौन सा आएगा। तो ये ए जो है वो सबसे पहले सिखाए जाते हैं, और ये और री, इसमें जो ये और री आया था दूसरे नंबर पर, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सबसे बाद में आएगा। तो री पहले सिखाया जाता है जो स्वर के साथ ही आ जाता है, यह सबसे बाद में आएगा। तो इस दृष्टि से, क्योंकि यहाँ मेरी एक लिमिट है स्क्रीन पर, आप इसको कागज पर जिस तरह से मैंने बताया है वर्ण विश्लेषण करके देखें, तो इन चारों में से दूसरे नंबर पर सबसे बाद में ये आएगा क्या? दूसरे नंबर पर जो ये लिखा हुआ है वो सबसे बाद में आएगा, जबकि यहाँ दूसरे नंबर पर कृपा में री आएगा, यहाँ दूसरे नंबर पर ए स्वर आएगा, यहाँ भी दूसरे नंबर पर ए स्वर आता है। तो स्वर ए और री ये से पहले सिखा दिए जाते हैं, जबकि ये का नंबर बहुत बाद में आता है। इसलिए क्या शब्द इन चारों में से सबसे बाद में आएगा? आगे देखें प्रश्न नंबर 35, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? ये हम पहले कल पढ़ चुके हैं। एक शब्द मैंने आपको लिखाया था लप्पा, तो ले पा अर्थात ले जो है वो पार्श्विक है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कौन से वर्ग बनते हैं? कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो एक शब्द याद रखें, कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, क्योंकि हमें याद रहता है अल्पप्राण महाप्राण भी हम व्यंजन या स्वर जब वर्ण विचार पढ़ते हैं तो ये शब्द भी परिचित होते हैं, अघोष अघोष भी होते हैं। तो ध्यान रखें कि कंपन भगवान जो शंकर भगवान शिव थे, उनके डैश से डमरू का जो नाद है
जो कंपन उससे होता है, तो भगवान शिव के डमरू से नाद भी होता है, कंपन भी होता है। तो नाद और कंपन के आधार पर ये डैश से डमरू जो है वो हमें वर्ण में, वर्णमाला जो है उसमें बनाना सीखना है। और वो किस तरह से, तो तुरंत आप देखें, कै ख, ये 5 जो वर्ण है, कै ख ग घ ङ, इसी तरह से च छ ज ज, इसी तरह से ट ठ ड ढ ण, इसी तरह से त थ द ध न, इसी तरह से प फ ब ब म, फिर य र लव और श स है। अब आप कल्पना करें, यहाँ आपको डे से डमरू बनाना है, तो कै ख च छ ट ठ त थ प फ, फिर य लव्य को छोड़ना है और तीनों शस्य को शामिल लेना है। ये देखिए आप, एक डे से डमरू बन गया है, कै ख च छ ट ठ त थ प फ, 10 तो ये हो गए। येरे लवे को छोड़ना है और तीनों शिष्य को लेना है, 3 ये हो गए। कुल 13 जो है वो अघोष है। से सभी इधर वाले जो है वो सघोष है। 1 2 तीनों स, ये तो है अघोष, ये अघोष है। 1 2 तीनों स, 1 2 का मतलब ये 1 वाले, ये 2 वाले और तीनों स। येरे लवे को छोड़ना है, ये उस तरफ है, ये सभी सघोष है। तो ये डैश से डमरू याद रखें, और डैश से डमरू से अघोष और सघोष बनता है, क्योंकि घोष घोष कहें चाहे सघोष कहें एक ही बात है। और अघोष, जहाँ भारीपन न हो वो अघोष, जहाँ भारीपन हो, जहाँ नाद हो, जहाँ कंपन हो वो सघोष। तो ये कंपन के आधार पर अघोष और सघोष बनते हैं। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में केवल 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। 2 प्रकार के, एक तो लघु और एक गुरु। कईयों ने लघु, जो मैंने कहा, तो एक तो लघु और एक तो मन में आया होगा दीर्घ। जी नहीं, ह्रस्व का विलोम शब्द यदि पूछा जाता है तो दीर्घ बताना है। अर्थ एक ही है, लघु और ह्रस्व, गुरु और दीर्घ। लेकिन लघु का गुरु बताना है और ह्रस्व का दीर्घ बताना है। जिस तरह से ऊंचा का नीचा बताया जाता है, निम्न नहीं बताया जा सकता। उच्च का नीचा नहीं बताया जा सकता, निम्न बताया जाता है। उच्च निम्न, ऊंचा नीचा, ऊंच नीच। जिस अंदाज में प्रश्न पूछा जाता है, तत्सम में यदि पूछा जाता है तो तत्सम ही उसका विलोम शब्द होना चाहिए। तो लघु और गुरु, जिसकी एक ही मात्रा होती है, जिसको बोलने में कम समय लगता है लघु, और जिसको लघु से अधिक दुगुना समय लगता है वो गुरु। लेकिन ये वो ध्वनियाँ होती है जिनमें अपना जहाँ तक श्वास है वहाँ तक उच्चारण किया जा सकता है, ओम। तो ऐसे स्वर कहलाते हैं प्लुत स्वर। लेकिन हिंदी में यदि पूछ लिया जाए कि स्वर मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 उत्तर देने हैं। निम्न में अनुस्वार का प्रयोग सही नहीं है। कौन से शब्द में अनुस्वार का प्रयोग गलत हुआ है? गंदा, घंटी, हंस, दांत। ये दांत गलत हो गया, क्योंकि ये जहाँ बिंदी लगी हुई है ये दांत हो गया, जबकि ये शब्द होता है दांत। तो इस पर अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, न कि अनुस्वार का। देखें अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ मैंने एक छोटा सा कार्टून बना रहा हूँ। ये 2 मैंने इसकी आंखें बना दी, और ये नाक का प्रतीक हो गया, ये मुंह का प्रतीक हो गया। अब यदि पूछ लिया जाए अनुस्वार, जिसका उच्चारण स्थान केवल नाक होता है, क्योंकि आप ये देखें ये केवल नाक का प्रतीक है। और अनुस्वार, ये अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, ये नाक, क्योंकि ये नाक का प्रतीक है और ये मुंह का प्रतीक हो गया, इसलिए ये नाक व मुंह दोनों से उच्चरित है। नाक और मुंह दोनों से उच्चरित होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है निसंदेह वर्ण है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है मौखिक इकाई, जो केवल मौखिक स्तर पर होती है, लिखित स्तर पर नहीं।
तो मौखिक स्तर की सबसे लघु इकाई जो है वो है ध्वनि। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्वर। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, जो मैंने डैश से डमरू बताया था वो अब यहाँ काम आएगा। 1 2 तीनों से, ये अघोष है, से सभी सघोष है। तो 1 2 यहाँ आप देखें, थ जो है वो दूसरा है, त थ। ख जो है वो दूसरा है, क ख। 1 2 तीनों श और स जो है ये तो है अघोष। 1 2 और तीनों श, से सभी सघोष। तीनों शस्य को शामिल किया था हमने, है को शामिल नहीं किया था। ये जो है वो घोष वर्ण है, यानी सघोष है। घोष और सघोष एक ही बात है। कई बार इसमें बहुत बड़ी खामी होती है और एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आमिष सामिष ये पूछा जाता है कि निम्न में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो आमिष सामिष हमें लगता है ठीक है, आमिष सामिष ये तो सही है। सही नहीं, ये गलत है। जब कभी से उपसर्ग किसी के साथ लगता है तो वो उसके अर्थ को बढ़ाता है, विलोम नहीं बनाता। जैसे अवधान सावधान, घोष सघोष, परिवार सपरिवार। परिवार का सपरिवार कभी भी विलोम शब्द नहीं हो सकता। तो फिर अवधान का सावधान भी नहीं होगा, घोष का सघोष भी नहीं होगा, आमिष का सामिष भी नहीं होगा, क्योंकि आमिष का अर्थ है मांस, सामिष का अर्थ है मांस सहित, यानी मांस को खाने वाला। वर्णमाला, अगला प्रश्न है 42वां। निम्न वर्णों में से कौन सा वर्ण सघोष है? वापस वही हमारे सामने प्रश्न। क पहला है, ख दूसरा है, ट पहला है, लेकिन ग तीसरा है। 1 2 तीनों से ये अघोष है, से सभी सघोष है, इसलिए ग उत्तर हो जाएगा इसमें। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? मात्रा का अर्थ होता है उच्चारण में लगने वाला कालमान, उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है। और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। कक्षा 11 और 12 में जिन्होंने भी छंद पढ़े हैं वहाँ लघु और गुरु, जो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर लघु की 1 मात्रा होती है जबकि गुरु की 2 मात्रा होती है। 1 मात्रा का ये प्रतीक होता है, 2 मात्रा का ये प्रतीक होता है, जिसको काव्य शास्त्र में पढ़ा जाता है। ओ औ किस प्रकार का वर्ण है? कल हमने पढ़ा था ऊ और बड़ा ऊ, इनके नीचे ही हम ओ और औ लिखते हैं। ये दोनों ओष्ठ्य हैं और कंठ शब्द नीचे जोड़ते ये हो गए कंठोष्ठ्य, ये कंठोष्ठ्य हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। जानते हो यहाँ पर शब्द उत्तर क्यों हुआ? भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण है, लेकिन इस वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। जो ही ये शब्द बना जैसे कम, अब ये अर्थ सहित हो गया, ये सार्थक हो गया। कम इसका अर्थ होता है न्यून, इसलिए सार्थक लघुत्तम इकाई जब पूछा जाता है तो शब्द। संयुक्ताक्षरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। सबसे पहली बात, यदि प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या 44, 33 व्यंजन और 11 स्वर। कई पुस्तकों में लिखे हुए हैं 52, 56, 58। ध्यान रखें, हिंदी में वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है तो 44 ही बतानी है, क्योंकि देवनागरी लिपि में मानक जो ध्वनियाँ